बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात की बातें काफ़ी दिन से हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो रही है, लेकिन अभी भी दोनों जमातों की तरफ से कोई संजीदा मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हो सका है। क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है तो दूसरी तरफ धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तहरीक इंसाफ कहती है कि जब तक दो मुतालबात हमारे ना मानेंगे तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो कॉल दे चुके हैं उसे हम वापस नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन चाहती है 9 मई के वाक़यात के हवाले से और 26 नवंबर के वाक़यात के हवाले से। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, एक तीसरा फरीक इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के अंदर मौजूद है जिसको गिला शिकवा है कि 9 मई के वाक़यात के पीछे जो सियासी जमात थी उसने ना अपनी इस गलती को तस्लीम किया, ना माफ़ी मांगी, बल्कि उसके बाद मुसलसल एक बयानिया बना रखा है जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी बात होती है, बैरून मुल्क अगर कोई बयान जारी करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो सोशल मीडिया पर बैठे हुए तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स उस बयान को फैलाना शुरू कर देते हैं। इसी अमल के साथ साथ अगर सिविल नाफरमानी की कॉल भी दी जाती है और ये कहा जाता है कि हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान पैसे भेजे जाएँ तो ये मुल्क की मैशत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। इन हालात में मुज़ाकरात के इम्कानात कितने हैं और ये कामयाब कैसे हो सकेंगे? साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद से ये कहना शुरू हो गए हैं कि 23 दिसंबर को इमरान खान साहब को 14 साल सज़ा हो जाएगी। अगर इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है 190 मिलियन पाउंड केस में तो फिर क्या मुज़ाकरात किस तरफ आगे बढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि अगर एयाज सादिक साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो मुज़ाकराती टीम बनाकर मुज़ाकरात का आगाज़ कर देते हैं तो क्या वो महज कौमी असम्बली की कार्रवाई तक चीज़ें महदूद होंगी या दीगर मामलात भी इसमें ज़ेर बहस आएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं आज मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा अली गौर बलोच साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलक अहमद खान बच्चर साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़ियाकार जनाब आमिर इलियास राना साहब। बच्चर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे किया जाए, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात करती है, वो कहती है कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, कमेटी भी बना दी। दूसरी तरफ शराइत रख कर ये कहा जाता है कि अगर ये दोनों शराइत ना मानी गई तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरले का आगाज़ कर देंगे। इन हालात में मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मलिक साहब, बात यह है कि इस वक्त जो हालात हैं, सबसे पहले हमें देखना ये चाहिए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि 8 फरवरी को जिनको फॉर्म 47 के ज़रिए इक़्तिदार पे लाया गया, चलो वो गवर्नमेंट आ गई इक़्तिदार पे, जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारा मैंडेट था, उस मैंडेट को हमारे से छीना गया, बट वो आ गई। तो हमारा पहले दिन से क्या मुतालबा था? हमारा पहले दिन से ये मुतालबा था 8 फरवरी के बाद कि जुडिशल कमीशन 9 मई पे बनाया जाए और जो बेसलेस मुकदमात हैं उस पर बात की जाए, जो सियासी वर्कर हैं उनको रिहा किया जाए। हर जो अपोजिशन की जमात होती है उसके मुतालबात होते हैं और हमने उन मुतालबात पे अपना एजिटेशन शुरू किया। एजिटेशन पहले हमने ये शुरू किया कि हमने इनको जलसों की दरख्वास्तें दी। अच्छा, जो जलसे हुए हमारे, वो कोई हमें किसी मवेशी मंडी में ये NOC दे देते थे, कभी किसी मवेशी मंडी में ये NOC दे देते थे। उसके बाद आज दिन तक अगर आप 8 फरवरी से लेके 26 नवंबर तक जाएं मलिक साहब, तो क्या 9 मई को अगर ये जुडिशल कमीशन 9 मई का बन जाता तो कई वाक़यात ऐसे जो कि नहीं होने चाहिए थे वो हुए हैं और वो ना होते, और इसका गुड जेस्टर होता इस गवर्नमेंट का। हम भी ये समझते हैं कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट चलो जिस तरीके से भी बन गई तो हम ये समझते हैं कि इसने एक स्टेप आगे लिया है। अब देखें, पहले तो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, पहले ये कहते थे कि हमारे से ये मुज़ाकरात नहीं करते। आपने ये जो बात की है, मुझे आपकी इस बात से 100% इत्तफाक है कि एक तीसरा फरीक है स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट के बगैर देखें इनके मुज़ाकरात इसलिए नहीं होने क्योंकि इनको स्टैब्लिशमेंट लेके आई है, और कोई इलेक्शन भी जो पाकिस्तान में हुआ है, स्टैब्लिशमेंट का किरदार हमेशा रहा है पाकिस्तान में।
ये आप हम कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 2024 में उस किरदार ने सारी हदें जरूर क्रॉस कर दी हैं, बट बात यह है कि मुज़ाकरात को इनिशिएटिव तो हुकूमत ने लेना है। अगर हुकूमत हमें कहेगी, जिस तरह आज मेरी नज़र से कल भी एक बयान गुजरा है, आज भी इनकी सीनियर लीडरशिप का गुजरा है, कभी कहते हैं जी ये स्पीकर से बात कर ले, स्पीकर को ये कह दें जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कभी कहते हैं ये कम 26 नवंबर और 9 मई वालों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। यानी ये मुल्क को अजीबो गरीब सिमत लेके जा रहे। मेरा ख्याल है अगर अब इनके साथ जो कि इनको लाने वाले हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया तो 1 घंटे में ये गौर साहब बैठे हैं, हमारे भाई हैं, 1 घंटे में ये मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे। जी गौर साहब, ये जो बात करें भच्चर साहब की, जी अगर अप्रूवल वहां से मिल गई इस्टेब्लिशमेंट से तो फिर आप मुज़ाकरात करेंगे। तीसरा फरीक बाहर इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को विक्टिम समझती है 9 मई के वाक़यात के हवाले से। इन हालात में मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं? अगर 9 मई को भुला दिया जाए, हुकूमत कैसे भुला के पीटीआई के साथ मामला तय कर सकती है? देखिए, पहली तो बुनियादी बात यह है कि जब बात शुरू होती है तो सबसे पहले इलेक्शन का हवाला दिया जाता है कि ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुए हैं ये ठीक नहीं हुए, यहाँ से बात शुरू की जाती है। चले अगर वक्ती तौर पर इनकी बात को, इस बात को तस्लीम कर भी लिया जाए मिसाल के तौर के ऊपर, तो ये कौन से कानून और आइन में लिखा है जाकर जो है मुल्क की इनसे बचा दे और 9 मई जैसे वाकयात कर दे जो टारगेटेड अटैक थे। पहली बात तो ये है कि जो 9 मई है वो कहने को एक बड़ी आसानी से बात कर दी जाती है कि 9 मई के वाकया, 9 मई जैसा वाकया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मलिक साहब, 9 मई को ये नहीं हुआ किसी डीसी ऑफिस के ऊपर हमला हो गया, किसी मुखालिफ पार्टी के एमएनए एमपी के घर पर हमला हो गया। 9 मई को टारगेट करके जो हमारे इदारे हैं और जो हमारी वो तनसीबात हैं मुल्क की हसास किस्म की, जिनकी तरफ आज तक हमारे बुरे से बुरे दुश्मन ने भी मैली आंख उठाकर नहीं देखा, उनको तहस नहस करने की कोशिश की गई। और वो चंद एक लोग थे, वो जत्थे थे जो उनके ऊपर हमलावर हुए, जिनका रिकॉर्ड, जिनके सबूत, जिनकी ऑडियो वीडियो, जिनकी हर चीज जो है वो मौजूद है और अब वो तकरीबन फाइनल मराहल में है। दूसरी बात ये है कि खास तौर पर जब आप ये कहते हैं कि हम तो ये सारी तहरीक चला रहे हैं पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर, हमेशा आप पुरतशद्दद किस्म का एहतजाज करते हैं। आप धरनों वाला एहतजाज देख लें, पीटीवी पर हमले देख लें, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द जगह तोड़ना, वो सारा कुछ देख लें। उसके बाद हत्ता के जो अभी हुआ है, जिस तरह से केपी के हुकूमत के वसाइल, मुझे ये बताएं कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहां पर तकरीबन मेरे ख्याल 50 से भी ऊपर रियासतें हैं और वज़रा आला हैं उन रियासतों के, और हर जगह पर तकरीबन मुख्तलिफ हुकूमतें हैं सूबाई। आपने कभी सुना हो तारीख में कि फलां सूबे का वज़ीर आला तमाम अपने वो लेकर जो है वो वसाइल सूबे के और वो मरकज के ऊपर हमलावर हो गए? पूरी दुनिया में इस चीज की मिसाल नहीं मिलती। और साथ आप कभी कहते हैं हम गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे, हम असलहा से लेस होकर आएंगे। इसके बावजूद के 9 मई के वाक़यात हो चुके हैं, इसके बावजूद अभी भी जो आपके लोग आए उनसे कसीर तादाद में पकड़ा गया, और ना सिर्फ पकड़ा गया, आपने ये तो एक पुलिस वाला मारा गया, शहीद हुआ, और रेंजर्स के लोग शहीद हुए। इसके अलावा जो जिनके बाजू टूट गए, जिनकी टांगे टूट गई, जो जख्मी हुए, वो एक बड़ी तवील और लंबी लिस्ट है। बहरहाल गुजारिश करने का मकसद ये है कि जिस वक्त आप लोगों ने 2018 के इलेक्शन आरटीएस सिस्टम के जरिए चोरी किए थे, क्या उस वक्त आपने कोई कमीशन बनाया था? क्या उस वक्त आपने ये गलती तस्लीम की थी जिसका बरमला बानी पीटीआई इजहार करते रहे कि भाई मेरे इजलास में तो लोग भेजे जाते, मेरे कहने पे तो कोई आता तक नहीं है। बिल्कुल ठीक। और ये भी आपने कहा जब 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 आपके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गया, उसके बाद आपने बयान दिया, आपने कहा कि मैं तो पूरी जिंदगी के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार था। तो इसका मतलब ये है कि जंग जमहूरियत की नहीं, जंग इक्तदार की कर रहे हैं। और तमाम सियासी पार्टी को नफरत यहां तक है कि आपने हमेशा यही कहा कि भाई हम तो इन पॉलिटिकल पार्टी, ये तो चोर और डाकू, हम इनसे बात नहीं करेंगे। उन चोर डाकुओं में से कोई आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो वो पवित्र हो जाता है,
और जो ना ज्वाइन करे वो चोर और डाकू हो जाता है। अल्लाह हताता के मौलाना फजलुर रहमान जैसे शरीफ और नफ्स इंसान को भी किस किस उल्टे अलकाबात से आप लोगों ने पुकारा। तो गुजारिश करने का मकसद ये है, आप पहले बात गैर मशरूत तौर पर, आप शराइत के साथ ना आए, आप गैर मशरूत सियासी पार्टी से मुज़ाकरात करें तो फिर और बैठकर TOR तय करें। और TOR तय करने के बाद आपको फिर स्पेस मिलना शुरू होगी। अगर आप शरत शराइत रख के आएंगे तो मेरा ख्याल है जो कुछ आप कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इन चीजों के ऊपर रातों रात को मिट्टी डाल दी जाएगी या कोई इन चीजों में रिलीफ मिलेगा। बाकी मामला अदालतों में, फैसले अदालतों में वापस आता हूं आपकी तरफ, आपको CU भी कहा जाता है, 8-8 मिनट में जमानतें भी हो जाती, हो सकता है फिर कोई फायदा मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। आमिर इलियास राणा साहब, आपने PTI का मौक़िफ़ भी सुना, PMLN का मौक़िफ़ भी सुना, मुज़ाकरात की गूंज तो सुनाई देती है, लेकिन साथ ही साथ ये धमकी आमेज सियासत भी चलती रहती है। लगता है आपको मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? और इन शराइत के साथ फिर जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि इतवार तक डेडलाइन है, अगर मुज़ाकरात जो है हमारे माने जाते हैं मुतालबात हमारे, वरना सिविल नाफरमानी की तैयारी तो शुरू हो जाएगी। देखें, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी तक तो ये TV कमेटी है, मुज़ाकरात कमेटी, जो टेलीविजन पे बैठ के बयान दे रही है, मेरे पास तो नहीं आई। और एक दिन पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि मेरे घर और ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, आए बात कर लें। फिर मैं मिला उनसे, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी देखें, मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं गवर्नमेंट पार्टी को सामने बिठाऊंगा ला के, आए तो सही ना, लेकिन मुझसे अभी तक कोई बात नहीं। लेकिन मेरे जराए ने ये बताया कि इन्होंने स्पीकर को ये कहा है कि हम आए तो फिर पीछे हमारे फटे खींच दिए जाएंगे। अभी हमें खुद क्लैरिटी नहीं है कि हमने करना क्या है काम। तो ये जो बुनियादी काम हो रहा है ना कि खान साहब हर बंदे को एक नया चूरन दे देते हैं कि तुम भी जाके कर लो, तुम भी कर लो, सोशल मीडिया पे कुछ और कर देते हैं, ये उसकी कंफ्यूजन है जो पार्टी की मेन लीडरशिप डरी हुई है कि हम अगर शुरू करेंगे। अगर मैं आपको याद कराऊं, जी 22 में जब सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल साहब अदालत की बजाय पंचायत लगा के चक्कर में थे कि आपस में तय कर लें, मुकमुका कर लें, कोई इलेक्शन करा लें, बिल्कुल ठीक, तो गवर्नमेंट ने ऑफर की थी हम जुलाई में इलेक्शन करा देंगे आपको। तो फिर उस वक्त इमरान खान साहब ने स्नब किया कि नहीं, पहले इनको कौमी असम्बली तोड़ो फिर हम बात मानेंगे। तो फिर ये बात पब्लिक हुई सुप्रीम कोर्ट में, जहां मीडिया खड़ा होता है। फवाद चौधरी ने ये बात कही तो शाह महमूद ने कहा भाई मेरे साथ कल बहुत बुरी हुई है, मैं अब मुज़ाकरात की बात से बाहर गया। तो आप देखें ये आज भी वहीं खड़े हुए हैं। अब जो मुतालबा है, जो शर्त है, लेकिन अब उसको बैरिस्टर गौर कहते हैं ये हमारा मुतालबा है, ये हम मुज़ाकरात की टेबल पे रखेंगे कि जनाब कैदियों को रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अब ये वो चीजें हैं जिस पे गवर्नमेंट तो नहीं ना मान सकती, और जो PTI हसूल करना चाहती है गेट नंबर 4 के ऊपर, वो नहीं आपको रास्ता दे रहे, वो आपसे कोई बात नहीं कर रहे। तो फिर कौमी असम्बली के साथ उनको मिल के रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कोई हल नहीं है। आपने चढ़ाई करके 2-3 दफा देख ली, रिवायत भी होती है कि आप बात भी करते हैं, वो घर से जाके लेके आए, उन्हें घर से बाहर जाके लेके आए, मीटिंग की एपेक्स कमेटी की, क्योंकि ये असल काम था वज़ीर आला का, कुरम वाला, जो उन्होंने नहीं किया। वो जब कुरम में लाशें जां बाक हो रहे थे, लोग शहीद हो रहे थे और मैयतें मौजूद थी, ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए आए हुए थे। ये बड़ा खतरनाक काम था। इन्हें तो सब कुछ छोड़ के अपनी बुनियादी जो जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की वो पूरी करनी चाहिए थी। ये उसमें 1 महीने बाद गए हैं। अब बताएं ये क्या कर रहे हैं लोगों के लिए। राणा साहब, आपको लगता नहीं है कि मुज़ाकरात को नतीजा खेज हो सकते हैं? नहीं, वो नतीजा खेज तो तभी होंगे ना कि जाहिर है पहले जब प्राइम मिनिस्टर ऑफर कर रहे थे असम्बली में आके, चल के आके हाथ में लाते थे अपोजिशन लीडर से, तो जवाब में कर्टसी डिमांड करती थी कि ये बात करते, लेकिन इन्होंने कहा नहीं आप चोर और डाकू हैं। तो फिर सियासत में ये तो होता है ना कि जब आप 26 नवंबर के बाद आप कमेटी पे आ गए और आप कहते हैं कि रेमिटेंसेस हम आपको नहीं आने देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, तो फिर वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी किया। फिर मेरा ख्याल है PTI को, क्योंकि स्पीकर ने ये दूसरी दफा बात कही है कि मेरे पास आए तो सही ना, तो जब नहीं जा रहे तो फिर मेरा ख्याल है इस धमकी को उन्हें चेक कर लेना चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलात दर पाकिस्तान को कैसे रोकते हैं। ठीक है राणा साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करने वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
पुराना एक बार फिर खुशामदीद। बच्चे साहब ये बताइएगा, जो भी राना साहब बात कर रहे हैं कि स्पीकर तक मुज़ाकराती टीम गई नहीं है, टीवी पे बयानात आ जाते हैं, स्पीकर को अप्रोच नहीं किया गया, फिर किस तरीके से मुज़ाकरात की संजीदगी को देखा जा सकता है? फिर ये जो बात की जाती है कि जी PTI की लीडरशिप जो है वो डरी होती है कि कहीं कुछ नया टास्क कल ना आ जाए, हम मुज़ाकरात शुरू करें, खान साहब माने ना। जी मलिक साहब, मैं एक अर्ज ज़रूर आपको करूँगा कि राना साहब गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं इसमें। देखें, हमने पहले दिन से मुज़ाकरात, जिस तरह राना साहब ये कह रहे हैं कि पहले हम इनको चोर डाकू कहते थे और मुज़ाकरात नहीं करते थे, सर बात ये, हम पहले दिन से ये एक बात कर रहे हैं कि हम बाख्तियार मुज़ाकरात चाहते हैं। हम देखें, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि गेम मसला ख़त्म कहाँ पे होना है। देखें, जब डी चौक का 26 नवंबर का ही मामला आप सामने मलिक साहब ले ले, 26 नवंबर को डी चौक पे लोग पहुंच गए, चलें जी, आप संगजानी कहते रहे, डी चौक लोग पहुंच गए, पाकिस्तानी थे, आप उनको ये कह दें कि ये इन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। क्या मलिक साहब उस गुनाह का जो नतीजा है वो गोली थी? क्या डायरेक्ट गोली? कभी कोई इलेक्टेड जो गवर्नमेंट अपने आप को कहती है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इस रियासत का हेड होता है, क्या आप जो आखिरी स्टेप पे वो पहली दफा लेना चाहिए था? सर सियासी जलूस डिस्पर्स हो जाते हैं, काफी चीजें हो जाती है। मैं अभी आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, हमारे तो 2 बंदे थे, आज उनको बाजियाब कराया गया जिनके नाखून ही नहीं थे, जिनकी उंगलियां कटी हुई हैं। तो सर ये जिस तरह ये चीजें जिस तरफ जा रही हैं, मैं समझता हूं कि कलभूषण का भी ट्रायल हुआ था, तो क्या अगर कोई इतने ही दहशतगर्द पहुंच गए थे इस्लामाबाद में तो उनको पकड़ के उनका ट्रायल कर लेते। कभी सीधी गोली भी किसी सियासी हुकूमत ने चलाई। सवाल ये पैदा होता है कि एक इलेक्टेड वज़ीर आला, सूबे का वज़ीर आला, वो सिर्फ PTI का वज़ीर आला नहीं है, अगर वो बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करे और अगर वहाँ से जब एंट्री हो अटक से, तो उस वक्त वहाँ पुलिस के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाएँ, मारा जाए पुलिस को, रियासत फिर क्या करे आगे से? मलिक साहब आपकी बात दुरुस्त है, यानी जब आप आगे से रोकेंगे तो वो क्या करेंगे? रिटेलिएशन होती है। एक दफा कोई इन्होंने हमें अमन से कहीं जाके बैठने दिया है। मैं इस तरफ ज्यादा, देखें बात यह है कि डी चौक का सानिया जो है ना सर, उसको हम जितना भी जस्टिफाई करें नहीं कर सकते। आप किस तरह कंटेनर से जो बंदा जो कुछ भी कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, इनके कैंप कहते हैं, नून का कैंप कहता है कि वहां पे टिकटॉक जो कुछ भी कर रहा था, आप एक इंसानी, आप बिल्ली के बच्चे को भी ऊपर से नीचे फेंकें तो एक इंसान का दिल बाहर आता है। एक बंदे को नीचे फेंका गया है, पूरी दुनिया की मीडिया ने सर देखा है। बात ये नहीं है, लेकिन असल बात ये है कि किस हद तक ये जाएंगे। अब इस बात पे आके कदगन लग जाए जी कि हम बैठे हैं, हमारे से अपोजिशन आके बात करे। देखिए हमारी मुज़ाकराती कमेटी बन गई, राना साहब की बात बिल्कुल ठीक होगी कि हम हमारे पास, लेकिन अख्तियारात इनके पास भी नहीं है। हम तो पूछने जाते हैं ना अपने चेयरमैन के पास जो बानी PTI है, तो इन्होंने तो पूछना होता है उनके पास जो इनको लेके आए हैं। सर मैं खुद उसमें था जब हमें 1.5 घंटा 24 नवंबर वाले जो हमारा एहतजाज का बाद में बानी PTI ने ऐलान किया, उससे पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली थे, उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट थे, शिबली फराज साहब, मैं खुद था, हामिद रजा साहब थे और MNA और फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब थे। 2 बजे से लेके मलिक साहब 5 बजे तक हमें अडयाला चौकी में बिठा दिया गया। जब सियासी लोगों को चेयरमैन साहब से मिलने ही नहीं दिया जाएगा, हम यानी ये ना अजीब गेम चली हुई है। जब सियासी लोग मलिक साहब इकट्ठे बैठते हैं तो सियासत पे बात होती है, चाहे जिस पार्टी से हो। आप भुट्टो साहब के जो जुडिशियल मर्डर हुआ था वहां से लेके आज दिन तक आप आ जाएं, कोई सियासी जमात इन हथकंडों से खत्म नहीं हुई, चाहे कोई। लेकिन बच्चे साहब जो सूरत-ए-हाल आप बयान कर रहे हैं, जो सूरत-ए-हाल बच्चे साहब आप बयान कर रहे हैं, इन हालात में तो फिर आपको मुज़ाकरात हुकूमत से करने नहीं चाहिए, मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करने चाहिए। देखिए सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए सर, बात ये है, हम तो इन सारी सितम के बाद, इन जुल्म के बाद भी तैयार हैं कि ट्रैक पे इस मुल्क को आना चाहिए।
इस वजह से हमने ये कमेटी बनाई है। देखें, अब हमें अगर कोई कहे ना जी कि हमने डर के कमेटी बनाई है, ये हम देखिए, हम तो 10,000 बंदा तो हमारा इस वक्त जेलों में मुकदमात फेस कर रहे हैं सर। 2-2 साल हो गए हैं, हमारे जो मुकदमात हैं उन पर फर्द जुर्म नहीं लगी। सानिया डी चौक में लोग मिसिंग हैं, लोग मिल नहीं रहे। 139 बंदों की लिस्ट तो जो गौर खान ने एप्लीकेशन दी है अपना FIR की, उसके साथ लगी हुई है। एक बच्चा जो पेशावर का था, आज उसकी माइनर बच्चा है जिसकी जमानतें 2 में हुई हैं और फिर एक की 23 तारीख पड़ गई है, अब्दुल रशीद उसका नाम है। तो मैं सर ये समझता हूं कि हम तो फिर भी ये चाहते हैं, लेकिन हम इसलिए चाहते हैं कि अब हमें कतई उम्मीद नहीं थी कि एक सियासी जमात किसी सियासी जुलूस या इज्तिमा पे गोली चलाएगी। मैं एज ए सियासी वर्कर मलिक साहब मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था, मैं ये बात कह रहा हूँ कि चाहे जितनी मुखालिफ भी सियासी जमात हो वो निहत्ते लोगों पे गोली चला देगी। अल्टीमेटली ऑर्डर वजीर आजम का है, चूँकि वजीर आजम ही हेड ऑफ द स्टेट है और उनको ही हमने एड्रेस करना है और उनको ही हमने इल्ज़ाम देना है और उनके खिलाफ ही हमने एप्लीकेशन देनी है। तो मेरा ख्याल है अब इन चीज़ों से निकल के गवर्नमेंट हमेशा इनिशिएटिव लेती है मलिक साहब, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और अगर इनके जो एस्टेब्लिशमेंट है नहीं मानती तो उनको मनाना चाहिए कि अब मुल्क उस हद में पहुंच चुका है कि अब खुदा के लिए इस मुल्क में गरम किया जाए। ठीक है बलोच साहब, मुज़ाकरात अगर आपने कामयाब करने हैं, बच्चे साहब तो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करके आपको मुज़ाकरात का आगाज़ करना चाहिए। दूसरा, इस पर भी रिस्पांस कीजिएगा। PTI का मुसलसल बयानिया है कि हमारे निहत्ते लोगों पर गोली चलाएगी। डी चौक के हवाले से हुकूमत अपना वाज़े मौक़िफ़ भी सामने ले आए कि अगर आपके लोग जो ज़ख्मी हुए पुलिस वाले, ना PTI ने किसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई, ना आप लोगों ने कोई ऐसी रिपोर्ट मंज़िर आम पर लाई। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि बिल्कुल जो गोलियों वाली बात हुई है उसमें तो बड़ी क्लियर बात है कि आज तक कोई आपने प्रॉपर बंदा नहीं देखा, कोई आपने ऐसा वारिस नहीं देखा, कोई आपने ऐसा सोशल मीडिया पे मीडिया के ऊपर मां सवाए 1-2 लोगों के, वो भी ये इन्होंने कहा जी कि ये गोली से शहीद हुए हैं और उसके अलावा कोई प्रॉपर तरीके के साथ कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई चीज़, कोई किसी जगह पर कोई प्रॉपर जिसको कह दें कि लवाहिकीन हैं जो कि इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये हमारी रिपोर्ट्स हैं, ये हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये हमारे मुकदमात हैं। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ मैं इनको अब इस टॉपिक पे चले, और भी बातें थी लेकिन इसी की वजाहत कर लेते हैं। RPO IG इस्लामाबाद, RPO रावलपिंडी, DPO अटक, इन तमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और असलहा सामने रख के जो इनके लोगों से पकड़ा गया, वो असलहा सामने रख के जिसमें क्लशनकोफ, जिसमें दीगर असला, क्योंकि दूसरे की बात तो ये ना सुनने के लिए तैयार है ना मानने के लिए तैयार है। ये कौवा सफेद है वाली बात है और वो ये दोहराते रहते हैं। वो असलहा साथ था। कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गए जिनका नादरा में रिकॉर्ड नहीं है, वो अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि ये अफगानिस्तान से आए हैं, कहां से ये लोग आए हैं, इनका क्या बायोडाटा है, ये क्या करने आए थे। खास तौर पर ये जो मतलब है कि, और दूसरा ये जो कहते हैं अगर मिसाल के तौर पे इनके कोई शहीद भी हुआ और किसी गोली लगी है, कोई उससे जान से चला गया है, तो ये भी बात सामने आ रही है कि इन लोगों ने खुद भी मारी हैं। गंडापुर साहब के वो जो गार्ड्स हैं उन्होंने भी गोलियां मारी हैं। मैं तो ये इल्जाम नहीं लगा रहा, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। यहां पर किसी पर मलबा डालने के लिए, क्योंकि डे 1 से इनकी सियासत इस बात पर इनसार करती है कि ये लाशों की सियासत करते हैं, ये लाशें ढूंढते हैं कि दूसरे लाशों के ऊपर सियासत की जाए और इल्जाम लगाया जाए। खास तौर पर मैं मोहतरम बच्चर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि भाई आपको वो दौर याद है जब TLP के लोगों को आपने सीधी गोलियां मारी थी उनके सीनों में, और कितने लोगों को आपने भून के रख दिया था लाहौर के अंदर, और ना सिर्फ जान से मार दिया था बल्कि उस पार्टी के ऊपर आपने पाबंदी भी लगा दी कि ये एक दहशतगर्द पार्टी है। तो लिहाजा औरों पर इल्जाम लगाने से पहले मेहरबानी फरमाकर अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखें। जब आपने दूसरों को करप्ट का पता चला कि पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्शन के स्कैंडल आपके दौरे हुकूमत में बने, आपने दूसरों को ये कहा कि हमारी गोलियों से मार देते हैं, आपकी अपनी तारीख बताती है कि आपने अपने सियासी मुखालफीन को, साफियों को भी अपने दौर में गोलियां मरवाई और सियासी पार्टीज के ऊपर भी
जो है गोलियां मरवाई। खास तौर पर 2013 में और 14 में टीएलपी हमारे दौर में भी एहतजाज करती रही है, उस वक्त भी वाकयात इस तरह के हुए, लेकिन हमने तो किसी पार्टी के ऊपर आज तक कोई गोली नहीं चलाई, कोई इस तरह का नहीं किया प्रोटेस्ट। अगर हमने गोलियां चलानी होती तो हम उस वक्त चलाते जब आप पीटीवी पर हमलावर हो गए थे। हम गोलियां उस वक्त चला देते जब आपने कोर कमांडर हाउस की ईंट से ईंट बजा दी थी। तो गुजारिश करने का, पेशावर का रेडियो स्टेशन केपीके का, जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, वो भी आपने नजरे आतिश कर दिया। तो खुदारा ये आप लुड्डी है जुमालो पाओ वाली सियासत छोड़ दें और संजीदगी की तरफ आ जाएं और पाकिस्तान की सियासत में अपनी स्पेस बनाए। अब आपने हर ऑप्शन इस्तेमाल कर ली, आपने फाइनल एंड लास्ट कॉल कर भी देख लिया, आपने इदारों के ऊपर हमलावर होकर भी देख लिया, आपने इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करके भी देख ली। अब वही बात है कि अब आपकी बात पर एतमाद भी कोई नहीं करता। मौलाना फजल रहमान से आपने बात, वो अपने मुंह से तस्लीम करे ना करे, मैं एक आखिरी बात करके बात समेट रहा हूं। मौलाना फजल रहमान इस बात को माने या ना माने, मैं वो नहीं बात, आप भी जहांदीदा सहाफी हैं, राना साहब का भी दायरा तजिया कार है, हर चीज को मामलात को गहरी नजर से देखते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, पीटीआई ने मौलाना साहब के पास अपने जाकर 26वीं तरमीम में तकरीबन तमाम मुतालबात मनवाए और इनके मुतालबात के ऊपर तरमीम हुई, लेकिन जब वक्त आया कि आप 26वीं तरमीम को वोट दें तो ये कह के रफू चक्कर हो गए कि वो तो बानी पीटीआई नहीं मान रहे, लिहाजा हम नहीं करेंगे। जाहिर है आप मौलाना साहब भी क्या कर सकते थे, वो तस्लीम तो नहीं करेंगे कि मेरे साथ हैंड क्या हुआ है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि ये उनके साथ भी एक किस्म का ये तरीका अपना के वो रफू चक्कर हुए। आप भी ये मज़ाकरात करके देख लें, ये मज़ाकरात उस वक्त तक है भीगी बिल्ली, या इनको कोई मौका मिलेगा या ये पाकिस्तान पर हमलावर को हो जाते हैं, या ये वो इलेक्शन चोरी करना शुरू कर देते हैं, या सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाना शुरू कर देते हैं, या इक़्तिदार के ऐवानों के ऊपर मुसल्लत होना शुरू। बिल्कुल ठीक है। आपको किसने कहा था कि आप असेंबलियां डिसॉल्व करें? आपको किस हकीम ने मशवरा दिया था? ठीक हो गया। यहाँ प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। राना साहब, मुज़ाकरात नज़र तो ये आ रहा है कि पीटीआई सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से ही चाहती है, तो बाकी ये फिर कमेटियां बनती रहें, टीम बनती रहे, मुज़ाकराती टीम, ये तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकती अगर पीटीआई अब भी चाहती यही है कि मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट के साथ हों। बात यह है कि वो बानी पीटीआई के हवाले से, यानी इमरान खान के हवाले से सारे लोग कहते हैं कि उनकी तो जद्दोजहद अवाम के लिए है, वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन उनका जो असूल है वो गेट नंबर 4 का हसूल है और कुछ नहीं है। आज भी अगर एस्टैब्लिशमेंट उन्हें अपना ले तो सारा काम बेहतरीन है, किसी ने कुछ भी नहीं कहना। हाँ, लेकिन इस सब के आपने गौर बलोच साहब ने बड़ी ठीक बात कही, जो टीएलपी का लाहौर में वाकया हुआ था वो किस कदर भयानक था। फिर जवाबन मुस्लिम लीग पे आ जाता है कि जो 2014 में मॉडल टाउन का सानिया हुआ था, जिसकी आज तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हुई, लेकिन उसमें क्या निकला? कुछ भी नहीं। अच्छा, अगली बात यह है कि अब 26 नवंबर का हो गया और उसके बाद पीटीआई ने एक कमेटी बना दी। उसको ना गवर्नमेंट को भी इस तरह नहीं ले लेना चाहिए कि जी कोई गिर गए हैं और ये गिर पड़े हैं और आ रहे हैं। गवर्नमेंट को बड़ा हाथ गवर्नमेंट का ही होता है, बड़ा भाई होता है। तो फिर इन्हें एक कमेटी, जैसे आज स्पीकर कह रहे हैं ना, तो स्पीकर के तवस्सुत से ही वो कहते हैं जी हमने ये कमेटी बना दी है, स्पीकर के दफ्तर में आ जाएं और मुज़ाकरात हम शुरू कर लेते हैं कि एक गैर जानिबदार एवेन्यू जिसके अंदर पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पे चाहे फॉर्म 45, 47 की बात कर रही है, चाहे वो पंजाब असेंबली में कर रही है, स्पीकर के साथ तो सारे बैठ रहे हैं ना, तो बिल्कुल हाथ कंगन को आरसी किया। इसमें मसला क्या है? गवर्नमेंट को भी कमेटी बना देनी चाहिए, उसमें जिद नहीं करनी चाहिए कि नहीं हमने तो आपको बिल्कुल नहीं बैठना ना, आप बनाएं और जो टीओआर हैं या जो भी तय करना है वो करें पब्लिक, बंद कमरे में मुज़ाकरात। मतलब आज आपकी जो चीजें तय हो रही हैं उनको ओपन करते जाएं। जाहिर है पीटीआई का जो मुतालबा है वो गवर्नमेंट ने तो नहीं मानना ना कि आप अदालतों के बगैर हमारे लोगों को छोड़ दें, मतलब छोड़ने की बात हो रही है। अब मुझे तो कोई शक नहीं है, जिस तरह केस चला है 1 साल के, अब जो 23 तारीख को फैसला है वो सजा तो है, कितनी है मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर ये कमेटी क्या खान साहब गुस्से में तोड़ेंगे उसी दिन या क्या करेंगे? गवर्नमेंट को कमेटी बनानी चाहिए, गवर्नमेंट का काम रूठ जाना नहीं है।
स्पीकर ने तो कह दिया कि जी मैं बैठा हूं, लेकिन अभी ये टीवी पे खेल रही है बात, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ना चाहिए। पीटीआई पीछे हटती है, वो भी सामने आ जाएगा। पीटीआई आगे बढ़ के क्या मुतालबात करती है, क्योंकि ये जब शहबाज शरीफ और जरदारी साहब ऑफर करते थे तो ये कहते थे ये एनआरओ मांग रहे हैं। इमरान खान साहब खुद खड़े होकर कहते थे मैं इनके साथ कोई मजाक मईशत नहीं करूंगा। तो आप आज भी ऑफर करें, शहबाज शरीफ ने की है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जवाबन उनको चोर डाकू कहा गया, एक दफा फिर क्या लेने दें। लेकिन ये तो नहीं होगा कि जी पीटीआई ने कमेटी बनाई और आप बात नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। अमर रियाज राणा साहब, अली गौर बलोच साहब, अहमद खान बच्चे साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चलते चलते आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखाते जाएँ कि जिसमें आपको नज़र आएगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पेशावर पहुँचे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब बाहर तशरीफ़ लाए, उन्होंने गले मिलकर उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया और कर्म के वाक़यात जो ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा पे, उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ये छोटा सा क्लिप है, लेकिन ये बड़ी वजाहत के साथ ये बात बताता है कि सियासतदान जब नफ़रत अंगेज़ तकारीर कर रहे होते हैं और कारकुन आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे दस्ते गुरबां होते हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, एक दूसरे से हाथ ना मिलाने की बात कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ लीडरशिप किस तरीके से मिलजुल कर गले मिलकर बातचीत भी करती है, मुज़ाकरात भी करती है और आपस में बैठ के चाय भी पीती है, खाने भी खाते हैं। लेकिन कारकुनों के माबैन जो नफ़रत पैदा की जाती है उसका नतीजा बहरहाल माशरे के अंदर इंतशार ही पैदा होता है। अगर आपने कभी कौमी असम्बली के मनाजर भी देखे हों कि किस तरीके से कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हों या PMLN और पीपल्स पार्टी के बगलगीर भी होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, शाम को खाने भी खाते हैं, लेकिन जब स्टेज पर खड़े होकर तकारीर करते हैं तो इतनी नफ़रत फैलाते हैं कि कारकुन अपने घरों में दो भाई आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से बोलने से इनकार कर देते हैं। ये सियासी जमातें अगर नफ़रत फैलाना ख़त्म कर दें और ये इस किस्म की सियासत से बाज आ जाएं तो यही मुल्क का फ़ायदा हो सकता है। वरना पूरी कौम को पता है, शहर समझदार लोग तो ज़रूर जानते हैं कि इनकी नफ़रत सिर्फ तकारीर की हद तक होती है। आपस में मिल बैठें तो बिल्कुल बड़े आराम से बातचीत भी करते हैं और एक दूसरे को गले लगा के उनके साथ मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।